नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने आज 15 मई को दिए अपने फैसले में गिरफ्तारी के कारण और गिरफ्तारी के आधार के बीच अंतर किया। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों वाक्यांशों में काफी अंतर है। इसने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के कारण औपचारिक है और किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर आमतौर पर लागू हो सकते हैं। विस्तार से बताते हुए कोर्ट ने इनमें से कई औपचारिक मापदंडों का भी हवाला दिया, जो आरोपी व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने से लेकर मामले की उचित जांच के लिए उपाय करने तक के हैं। दूसरी ओर गिरफ्तारी के आधार व्यक्तिगत और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए विशिष्ट है। ये कारण आमतौर पर किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर लागू होंगे, जबकि गिरफ्तारी के आधार में जांच अधिकारी के पास मौजूद सभी ऐसे विवरण शामिल होने चाहिए जिसके कारण आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी हो। जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित करते हुए ऐसा ही कहा। न्यायालय ने अपने तर्क को इस तथ्य पर आधारित किया कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में कहा था कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी ज्ञापन के माध्यम से पुरकायस्थ को लिखित रूप में बताए गए थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार्य पाया। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गिरफ्तारी ज्ञापन में केवल गिरफ्तारी के कारण थे, न कि गिरफ्तारी के आधार। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, गिरफ्तारी ज्ञापन अनुलग्नक P7 का कॉलम नंबर 9, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, केवल गिरफ्तारी के कारण निर्धारित करता है जो औपचारिक प्रकृति के हैं और आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि गिरफ्तारी के आधार व्यक्तिगत प्रकृति के होंगे और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए विशिष्ट होंगे। न्यायालय ने अभियुक्त को हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध अपना बचाव करने तथा जमानत मांगने में सक्षम बनाने के लिए गिरफ्तारी के आधारों को बताने के महत्व पर बल दिया। इसके साथ ही लिखित रूप में सूचित की गई गिरफ्तारी के आधारों में गिरफ्तार अभियुक्त को वे सभी मूल तथ्य बताए जाने चाहिए जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि उसे हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध अपना बचाव करने तथा जमानत मांगने का अवसर मिल सके। न्यायालय ने कहा, इस प्रकार गिरफ्तारी के आधार हमेशा अभियुक्त के लिए व्यक्तिगत होंगे तथा उन्हें गिरफ्तारी के कारणों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता जो सामान्य प्रकृति के होते हैं। ये याद किया जा सकता है कि पुरकायस्थ पिछले वर्ष 3 अक्टूबर से UAPA के तहत राष्ट्रविरोधी प्रचार करने के लिए चीनी धन प्राप्त करने के मामले में हिरासत में है। गिरफ्तारी तथा रिमांड को कानून की दृष्टि से अवैध घोषित किए जाने तथा उसे रद्द किए जाने के पश्चात न्यायालय ने पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि रिहाई इस शर्त पर होगी कि वह निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत तथा बॉन्ड प्रस्तुत करें, क्योंकि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ये भी पढ़ें, दिल्ली पुलिस द्वारा प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में न्यूज़क्लिक संपादक की रिहाई का आदेश दिया। UAPA मामलों में भी अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल के फैसले के अनुपात को बढ़ाया। यदि अभियुक्तों को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए तो गिरफ्तारी और रिमांड अवैध चार्जशीट दाखिल करने से अवैध गिरफ्तारी मान्य नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट। केस विवरण, प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य। श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल भिनाय का 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय प्रधानाचार्य कीर्ति जैन ने बताया कि 5वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के कुल 12 विद्यार्थियों ने भाग लिया और सभी उत्तीर्ण हुए। 11 विद्यार्थी A ग्रेड से तथा 1 विद्यार्थी इसमें से विद्यार्थी B ग्रेड से उत्तीर्ण हुआ।
विद्यालय प्रधानाचार्य कीर्ति जैन ने कार्यक्रम का आयोजन कर सभी बच्चों के मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा शिक्षकों को तकनीकी की सहायता से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को लाभान्वित करने को कहा। वहीं इस मौके पर अभिभावकों ने विद्यालय की प्राचार्य सहित विद्यालय के शिक्षकों का आभार जताते हुए उनके द्वारा करवाए गए शिक्षण कार्यों की प्रशंसा करते हुए 100% परीक्षा परिणाम के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा करवाई गई कड़ी मेहनत करना तथा सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करना बताया। कस्बे के अजमेरी गेट स्थित एटीसी टेलीकॉम मोबाइल टावर कंपनी के लगे विद्युत मीटर सप्लाई से अवैध रूप से निजी भवन निर्माण कार्य में बिजली का उपयोग करने के चलते शुक्रवार को मसूदा विद्युत विभाग ने ग्रामीण की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मसूदा ऊर्जा विभाग के अभियंता सहित टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मोबाइल टावर के लिए लगा विद्युत मीटर से सप्लाई अन्य निर्माण कार्य में उपयोग लेते हुए पाया गया। इसको लेकर मौके पर कट्टर मशीन, पानी की मोटर, ग्राइंडर मशीन, निजी सीसीटीवी कैमरा, हाई वोल्टेज LED बल्ब करीब 10 माह से अधिक समय से उपयोग में लेने से विभाग ने 7 लाख रुपए का नोटिस मोबाइल टावर एटीसी टेलीकॉम के नाम जारी किया। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर के गंगापुर सिटी प्रवास कार्यक्रम में राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर शिक्षकों की समस्याओं पर 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर उनसे वार्ता की। शिक्षा मंत्री महोदय ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक पढ़कर चर्चा की व शीघ्र उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज संगठन ने निम्न मांगे प्रस्तुत की। 1. तृतीय से द्वितीय श्रेणी व द्वितीय से व्याख्याता के पद की DPC की जाए। 2. माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरा जाए। चूंकि नवनियुक्ति से भी तृतीय श्रेणी प्राक शिक्षा में ही लगाए जाते हैं, इससे माध्यमिक शिक्षा में पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। 3. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश अनुसार 1 जनवरी के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश का वेतन भुगतान करने के आदेश जारी हुए, परंतु विभाग द्वारा नो अपील का निर्णय करने के बाद भी सिर्फ उन्हीं को ये लाभ दिया जा रहा है जो कि न्यायालय में गए हैं। इसके चलते अनेक लोग न्यायालय में जाकर समान आदेश लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जब विभाग नो अपील का निर्णय कर चुका है तो एक सामान्य आदेश जारी कर ऐसे सभी प्रकरणों को ग्रीष्म अवकाश का वेतन व प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही समस्त लाभ न्यायालय आदेश के अनुसार दिए जाने के आदेश किया जाना उचित रहेगा। 4. इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायकों के संदर्भ में भी माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही समस्त लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए हैं, परंतु इसमें भी जो न्यायालय का आदेश ला रहे हैं उन्हें ही ये लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में सामान्य आदेश सभी के लिए जारी किया जाना शिक्षक व विभाग दोनों के हित में रहेगा। 5. महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो शिक्षक साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर आए थे उन्हें संविदा के शिक्षकों के स्थान पर अधिशेष घोषित कर दिया, जबकि वह साक्षात्कार से चयनित होकर आए। ऐसे उन शिक्षकों को साक्षात्कार से चयनित स्थान पर लगाकर उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। 6. निदेशालय से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक ACP के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित है, इनका त्वरित निस्तारण करवाकर राहत प्रदान की जाए। 7. स्थानांतरण नीति बनाकर ही स्थानांतरण किए जाए, जिससे पारदर्शिता व एकरूपता स्थापित की जा सके। देश में 1 जुलाई से ब्रिटिश काल के समय के बनाए कानून नाम परिवर्तन और बदलावों के साथ खत्म हो जाएंगे। तीनों मौजूदा कानून निर्धारित तारीख से समाप्त हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे लागू। तारांकन 3 नए कानून आने के बाद 1 जुलाई से होंगे बड़े बदलाव, देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। केंद्र सरकार ने तीनों नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 फरवरी को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के साक्ष्य अधिनियम निर्धारित तारीख से खत्म हो जाएगा और तीनों नए कानूनों का लागू करने का खास मकसद विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय सिस्टम को पूरी तरह से बदलना है। तारांकन: सरकार ने वाहन चालक की ओर से हिट एंड रन के मामलों से संबंधित प्रावधान को लागू करने का निर्णय अभी स्पष्ट नहीं किया है, जैसा कि ट्रक चालकों से वादा किया गया था। ट्रक चालकों ने इन प्रावधानों का विरोध किया था। कानून के प्रावधान सामने आने के बाद ट्रक चालकों ने धारा 106(2) के प्रावधान का विरोध किया था।
इसमें उन लोगों को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है जो तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं और घटना के बारे में पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाते हैं। कुछ विशेष कि इन कानूनों के लागू होने के बाद किस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव आएंगे। भारतीय न्याय संहिता में ये तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी कानून में 511 धाराएं थी जबकि नए बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। तारांकन नए कानून में 21 नए अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में 531 धाराएं होंगी। तारांकन नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदला गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नए कानून को लाते हुए 14 धाराएं समाप्त भी गई हैं। तारांकन गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने आदि की प्रक्रिया सीआरपीसी में होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक इसमें 167 धाराएं हैं। तारांकन मुकदमे के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं के तहत ही होगा। नए कानून लाने में 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराएं भी साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को समाप्त भी किया गया है। तारांकन, आतंकवाद, मॉब लीचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाया गया। नए कानून में तारांकन 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। तारांकन 6 तरह के अपराधों में कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तारांकन नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए टाइमलाइन होगी। इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। तारांकन नए कानून की धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है। ये देशद्रोह का अपराध होगा। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। तारांकन नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। तारांकन गैंगरेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में आतंकवादी कृत्य, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। तारांकन पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व 8 जून को रक्तदान शिविर श्री क्षत्रिय सभा केकरी एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर दीपदान व अधिकाधिक पौधे रोपने का निर्णय लिया गया एवं पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन। श्री क्षत्रिय सभा केकरी की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन स्थानीय जगदम्बा छात्रावास केकरी में रखा गया। बैठक श्री क्षत्रिय सभा केकरी के अध्यक्ष नरपत सिंह गुलगांव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। महाराणा प्रताप जयंती से एक दिन पहले 8 जून को जगदम्बा छात्रावास में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ इसी दिन पूर्व संध्या पर 8 जून को महाराणा प्रताप सर्किल पर दीपदान किए जाने का निर्णय लिया गया। आगामी मानसून में सभी राजपूत परिवार कम से कम 11 पौधे रोपेंगे एवं उसकी परवरिश करेंगे, इसका निर्णय लिया गया। 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम महाराणा प्रताप सर्किल से वाहन रैली के साथ प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वाहन रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय जगदम्बा छात्रावास पर पहुंचेगी। इसके पश्चात मुख्य समारोह का आयोजन जगदम्बा छात्रावास में रखा गया है। मुख्य समारोह में सर्व समाज को भी विशेष रूप से आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया ताकि सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में इस आयोजन को यादगार बनाया जा सके।
इसी के साथ समाज के राजकीय सेवा में चयनित प्रतिभाओं का सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल 2023 के पश्चात इसी के साथ समाज के कक्षा 10 व 12वीं में 75% से अंक अधिक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं एवं स्नातक और स्नातकोत्तर एवं समकक्ष परीक्षा में 70% से अधिक अंक, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले जैसे MBBS, IIT, IIM तथा खेलकूद में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाना है। समारोह में आने वाले सभी सामाजिक बंधुओं के लिए सहभोज का आयोजन भी रखने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा के लिए आगामी दिनों में शाम 5 बजे से 7 बजे तक हर दिन छात्रावास में अधिक से अधिक समाज बंधु एकत्रित होकर कार्यक्रम को भव्य बनाने की रूपरेखा तैयार करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अलग अलग कमेटियों का भी गठन किया गया। बैठक में श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी के संरक्षक भूपेंद्र सिंह शक्तावत, श्री राजपूत सभा अजमेर के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ढोस, होनहार सिंह प्रधान पंचायत समिति केकड़ी, शंकर सिंह गौड़, पूर्व अध्यक्ष अंबिकाचरण सिंह, प्रभाकरण सिंह उप प्रधान सावर, भगवान सिंह देवगांव, गोपाल सिंह कादिड़ा, दशरथ सिंह भराई, महेंद्र सिंह भराई, धनराज सिंह प्राणहेड़ा, शक्ति सिंह हरपुरा, चंद्रवीर सिंह चोसला, उमराव सिंह केकड़ी, घीसू सिंह रामपली, जय राजपुताना संघ के विक्रम सिंह सांखला, शंकर सिंह निमोद, नरेंद्र सिंह कनई, जयदीप सिंह कनौज, दुष्यंत सिंह केबानिया, शक्ति सिंह जादौन, रविंद्र सिंह पिपलाजर, देशराज सिंह, हनुमान सिंह, हितेंद्र सिंह जैतपुरा, राज बहादुर सिंह बिलिया, विक्रम सिंह बिलिया, भंवर सिंह खिरिया, कमलदीप सिंह पारा, गजेंद्र सिंह बिलिया, भूपेंद्र सिंह सापुंदा, मनोहर सिंह सापुंदा, सत्येंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री क्षत्रिय सभा के महामंत्री बहादुर सिंह शक्तावत ने किया। फोटो केकड़ी 06 राजपूत समाज की बैठक में महाराणा प्रताप जयंती मनाने की चर्चा करते हुए केकड़ी बैरवा छात्रावास निर्माण समिति की आवश्यक बैठक रविवार को बैरवा छात्रावास की आवंटन भूमि के पास मेला मैदान अजमेर रोड केकड़ी में की गई। निर्माण समिति के अध्यक्ष श्यामलाल बैरवा ने बताया कि बैठक में अजमेर रोड कॉलेज के पीछे केकड़ी में आवंटित छात्रावास की भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाज से की गई उगाई पर समीक्षा कर और तेज गति से चंदा एकत्रित करने के बारे में चर्चा की गई एवं छात्रावास का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने पर चर्चा की गई। बैठक में अब तक की गई उगाई का लेखा जोखा भी लिया गया एवं उगाई पर जाने वाली टीमों का सम्मान भी किया गया एवं उनका हौसला बढ़ाया एवं समाज से ज्यादा उगाई करने पर जोर दिया ताकि शीघ्र की छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। बैठक में केकड़ी, सरवाड़, भिनाय, टोडरया सिंह तहसीलों के समाज बंधु मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इसी संदर्भ में आगामी बैठक दिनांक 9 जून रविवार को इसी स्थान पर रखी गई है।